Hello everyone, this is Dr. Sagrika and today's live is with Dr. Riya Tyagi जो कि MS हैं प्रसूति तंत्र से डिपार्टमेंट से एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हैं, ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट से हैं। तो ये जो लाइव है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो कि आने वाले टाइम में AIPGT जो अभी 4 दिन बाद AIPGT है, जो बच्चे वो लाइव वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए लाइव बहुत बहुत बेस्ट होने वाला है। लेट मी इनवाइट डॉक्टर रिया फर्स्ट टू स्टार्ट दिस लाइव। तब तक आप मुझे बताओ कौन कौन मेरे साथ कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो आज का लाइव होने वाला है स्पेसिफिकली AIPGT वाले बच्चों के लिए। Dr. Riya, please accept my request. I've sent you request for live collaboration. Okay, I'm sending it again. Okay. Yes. Hi, Dr. Saab. How are you? फाइन। कैसी है आपकी तबीयत? अभी बहुत सही है। थैंक्स। तबीयत खराब होने के बाद भी जो हमने प्रॉमिस किया था आज लाइव होने का, 4 days बिफोर AIPGT, थैंक्स टाइम निकालने के लिए और जल्दी जल्दी से अपनी तबीयत सही करने के लिए। नहीं भैया, पीजे ट्रांसपेरेंस के लिए तबीयत क्या खराब, क्या टाइम, क्या इनके लिए कुछ भी। दिस इज अप्रिशिएशन बाय द वे। ठीक है डॉक्टर साहब, जो लाइव क्वेश्चंस आते रहेंगे वो मैं आपसे साथ साथ पूछती रहूंगी। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं लाइव। जैसे अभी 4 days रिमेनिंग है, मेरे पास सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि मैम स्ट्रेस बहुत हो रहा है, हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम दैट एंजाइटी, हाउ टू मैनेज दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, पहले तो सबको हेलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग यहाँ तक आए वही बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेस तो स्ट्रेस होना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज है। स्ट्रेस हो रहा है आपको, इसका मतलब आपने मेहनत की है और आप एग्जाम के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, इसका मतलब रिजल्ट आएगा। जिनको स्ट्रेस ही नहीं है इसका मतलब उन्होंने मेहनत ही नहीं की, तो स्ट्रेस किस बात का। तो स्ट्रेस हो रहा है उस चीज को, या आप एक पॉजिटिव लो, लेकिन उस स्ट्रेस को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि अब तक हमने पूरा पढ़ लिया, जितना हम पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ लिया अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कितना हमें ग्रास्प करना है और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में उस तैयारी को कैसे हमें दिखाना है कि हमने कितनी तैयारी की। अब स्ट्रेस को हम 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। या तो स्ट्रेस को ओवर बर्डन लो आप, ठीक है, और जो भी आपने पढ़ा है वो सब भूल जाओगे, जो कि आई डोंट थिंक सो, आई डोंट फील लाइक कि कोई भी करना चाहता है। दूसरी चीज, अपने स्ट्रेस को पावर बनाओ, ठीक है। अभी जितना भी टाइम बचा है उस टाइम को मैनेज करो और सिर्फ एक फाइनल रिवीजन देनी है आपको, जो आपने पढ़ा है उसके लिए।
स्ट्रेस को अभी साइड करके स्ट्रेस को अब हम लेंगे बाद में, क्योंकि अब हमारा आएगा रिजल्ट। ठीक है, अभी एग्जाम है 2 से 3 दिन में, उसको हमें करना है और उसके बाद हम ये बचा हुआ स्ट्रेस लेंगे। अभी जो आपको 3 दिन में करना है वो स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी को मैं बताती हूँ कि हम लास्ट के डेट में कैसे अपने एक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है मेन पॉइंट्स पे फोकस, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अभी मल्टीपल थॉट्स आते हैं कि वो शेट मैंने तो ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, या हम क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं तो हमें लगता है ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, होने दो अभी गलत। अगर आप अभी क्वेश्चंस लगा रहे हो, स्ट्रेस आता है जब जब हमारा हमने पेपर दिया, जो हम सैंपल पेपर्स करते हैं उसमें हमारे गलत होते हैं क्वेश्चंस, तब आता है स्ट्रेस। और इजी क्वेश्चंस भी गलत होते हैं तो और ज्यादा स्ट्रेस की, मेरे को तो इजी क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं, लेकिन उसी को पावर समझो ना, अभी तो रिजल्ट है नहीं। मैंने अगर वो क्वेश्चन गलत किया है तो यानी मैं लर्न कर गया कि मैंने वो गलत किया था, अगर ये पेपर में आएगा तो अब मैं सही करूंगा, तो उसको स्ट्रेस लेना ही नहीं। क्वेश्चंस लगाओ भर भर के, गलत होते हैं होने दो, उसको भी पॉजिटिव लो कि मेरा पेपर में एटलीस्ट ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेकेंड चीज, कोई भी नया टॉपिक टच नहीं करना। थर्ड चीज, कोई भी लेंदी टॉपिक टच नहीं करना। लेंदी कैसे होते हैं, जैसे मुझे, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे पर्सनली मर्म मेरा बहुत बड़ा फियर था, अगर मैं उसे पढ़ने बैठूं तो हफ्ता गुजर जाएगा उसको रटने में, क्योंकि वो सारा रटने वाला है। तो अगर ऐसे टॉपिक्स किसी के भी हैं जो टॉपिक में आपको खुद को लगता है कि मेरी वीकनेस थी, तो उस वीकनेस को अब इस टाइम पे टच नहीं करना। ठीक है, और एक बहुत छोटी सी टिप देती हूँ, कभी भी आपको ये लगता है कि आप ये चीज भूल रहे हो तो वो मत सोचना, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ फिट है। वहां पे आपके 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, वहां पे आपको सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको याद करके लिखना है, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। वहां पे आपको 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों में से आपको पहचानना है बस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो वो 4 में से आप पहचान लोगे कि कौन सा है, तो वो उसको ऐसे मैनेज करना है। डॉक्टर साहब, अभी अगर टॉपिक्स की बात करें तो कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स रहेंगे जो बच्चों को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने चाहिए? देखो, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। अगर कॉमन टॉपिक्स देखूं, जैसे कि रस की क्षय वृद्धि, धातुओं की क्षय वृद्धि, ठीक है, ये पूछी ही जाती है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, मूत्र वर्ग, दुग्ध वर्ग, इनसे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, विद्रधि के लक्षण, ये आपसे पूछे ही जाएंगे, इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, ये आप जैसे विष है, विष में से लक्ष्य वेग में से आएगा क्वेश्चन, उसकी ट्रीटमेंट में से क्वेश्चन आएगा। अब आपको डिटेल नहीं घुसना, अब आपको सुपरफिशियल पढ़ना है बस कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, बस। अब लाइन टू लाइन पढ़ना ये सब नहीं करना, अब टॉपिक उठाना है बस। जैसे मैंने रस टॉपिक उठाया, मधुर रस देखा, उसकी क्षय देखी, उसकी वृद्धि देखी, बस, उसके डिटेल में नहीं घुसना। इन टॉपिक से मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देती हूँ, जो टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे कि दोष, धातु और मल, इनकी क्षय वृद्धि। फिर जो हमारे रस होते हैं, षड रस, उनके बारे में जो बताया गया है, उनके लक्षण के बारे में जो बताया गया है, तीसरे स्थान में वर्णित है वो। ठीक है, क्रिया काल सुश्रुत का, वो इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत का शारीर श्रेष्ठ है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन 2 से 3 बनेंगे, क्योंकि जितना भी हमारा प्रमाण दिया गया है, जितना भी एक फिगर वाला क्वेश्चन है, वो शारीरिक स्थान सुश्रुत से ही उठाया जाता है, वो उधर का ही श्रेष्ठ है। उसके बाद मासानुमासिक वृद्धि, ये पूछी जाती है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट की कंपैरेटिव करके। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हारुत की भी पूछी गई थी, तो मासानुमासिक वृद्धि पूछी जाती है। उसके बाद देखें तो विद्रधि के लक्षण पूछे ही जाते हैं। फिर चरक चिकित्सा के योग आपको कंपाइल करके पढ़ने हैं, बस कि ज्वर में ये योग था, कुष्ठ में ये योग था, मधु का सब था, मध्वासव था, लोद्रासव था, तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये किसमें था, तो ऐसे करके पढ़ना है। फिर शुद्र रोग देखने हैं, ठीक है, शुद्र रोग, मुख रोग, ये सब देखने हैं, प्रमेह, पीड़िकाएं,
फिर कौन सा अंग निर्माण किस आचार्य ने प्रथम बताया है, ठीक है, शिर की उत्पत्ति, हृदय की उत्पत्ति, ये भी रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। मर्म पे से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर किसी ने मर्म टच नहीं किया, एक क्वेश्चन का आपको फिर लॉस करना पड़ेगा, लेकिन अब टच करने का टाइम नहीं है इसमें, ठीक है। क्षार, अग्नि, जलोका, इन पे से क्वेश्चन आता है एक पक्का। फिर व्यापदों में से संशोधन के व्यापद, वमन के व्यापद, विरेचन के व्यापद, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारा इधर आ जाओ रिसर्च, जीके। जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जीके हम छोड़ देते हैं जनरली, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चंस अब जीके के वो पूछ रहे हैं, ठीक है। रिसर्च में से क्वेश्चन आ रहा है, तो अब जो पैटर्न बदला है उसमें पहले आता था हमारा संहिता संहिता पूछा जाता था, पहले का पैटर्न ये था, लेकिन आजकल का जो पैटर्न है उसमें रिसर्च, आयुष, जीके, इनके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनआईए कब बना, ठीक है, जितनी भी हमारी मॉडर्न पॉलिसीज आ रही है, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उन पे भी क्वेश्चन आ रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, आयुष मंत्रालय पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रिसेंट जितनी भी हमारी हो रही है रिसर्चेस, इटरा जामनगर में हो रही है, वो सारी पूछी जा रही है। तो ये सब पे भी आपको ध्यान देना है, जनरल नॉलेज की वीडियोस भी देखनी है कि आजकल आयुष में क्या क्या हो रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही जीके का आता है और वही मोरल डाउन, क्योंकि हम तो संहिता पढ़ के जाते हैं सारी, कि संहिता कर जाएंगे, तो जीके पे भी इक्वल ध्यान देना है आपको। उसके बाद स्नेहन, स्वेदन पूछा जाता है, उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रस शास्त्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, रस शास्त्र से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पारद से क्वेश्चन आता है। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि अगर आप इनको टच कर लोगे तो पक्का 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके आ जाएंगे। पेपर एक्चुअल में बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आते हैं इजी क्वेश्चंस, जो जनरली सब कर लेंगे। फिर आते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस, जिन्होंने हल्की मेहनत की होगी और वो करेंगे। फिर आते हैं रैंक स्कोरिंग क्वेश्चंस, वो डीप क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ रैंकर्स करेंगे, जिन्होंने डीपली स्टडी किया होगा, एक एक संहिता पढ़ी होगी, लाइन टू लाइन टच किया होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्वालिफाई कराएंगे, जो आपको एक स्कोर को पक्का कर देंगे कि हाँ मेरा इतना स्कोर जरूर आएगा। तो इन टॉपिक्स को में तो आपको गलती नहीं करनी, और स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना, अभी भी टाइम है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम करेंगे, लेकिन 24 घंटे पहले आपको छोड़ देनी है पढ़ाई, उसको आगे डिस्कस करते हैं। मैम उससे पहले डिस्कस करेंगे कि 3 घंटे एग्जाम के, उसमें कैसे क्वेश्चन हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, कौन से क्वेश्चन छेड़ने हैं, क्या करना है, वो जो 3 आवर्स है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हाउ टू मैनेज इट। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन शुड बी ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने ये टॉपिक छेड़ा है कि वो 3 घंटे हमें कैसे बिताने हैं। पढ़ते सब है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जिनके टॉप 10 रैंकर्स होते हैं, वो इक्वल इंटेलिजेंट में मानती हूँ, ठीक है, उनमें कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, लेकिन क्यों उसका फर्स्ट रैंक आया और क्यों उसका 10th रैंक आया, हो सकता है 10th रैंकर को ज्यादा इंटेलेक्ट हो, उसको ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन जो फर्स्ट रैंकर है उसने अपने 3 घंटे कैसे बिताए, वही उसका रिजल्ट है। और 10th रैंकर वाले ने उस 3 घंटे में क्या गलती कर दी कि 9 बंदे उससे आगे चले गए, वो उसका रिजल्ट है। तो हम डिस्कस करते हैं कि अब 3 घंटे कैसे बिताने हैं। क्वेश्चंस होते हैं 120, ठीक है, हमें मैनेज करना है टाइम। टाइम आपका ऊपर चलता रहता है, नो इश्यूज, वो आपको दिखता रहेगा, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आजकल बच्चों क्वेश्चंस सिंगल लाइन वाले नहीं आ रहे। कुछ क्वेश्चंस तो आप ऐसे कर दोगे कि 10 सेकंड में टिक कर दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे फंस जाते हो कि उसमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं उसको पढ़ने में, क्योंकि उसमें आजकल आ रहे हैं 6 स्टेटमेंट्स दी, फिर आपसे वो पूछते हैं 1 ठीक है, 1 2 ठीक है, 3 4 ठीक है, ऐसे करके, तो उसको पढ़ने में ही 5 मिनट लग रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज जो आपको करना है वो है टाइम मैनेजमेंट। जहां आप थोड़ा कम टाइम दे रहे हो उस क्वेश्चन को, तो अगले में उसको मैनेज कर लो। जहां आपको लगा इस क्वेश्चन ने मेरा ज्यादा टाइम लिया है, तो मुझे अगले क्वेश्चन को कम टाइम देना है। तो सबसे फर्स्ट चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट।
क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है, ऑनलाइन है वो ऑटोमेटिक है, टाइम खत्म, आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी, कोई चांस नहीं है फिर दोबारा खुलने का। तो उसमें हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, हम क्वेश्चंस देख ही नहीं पाते आधे, हमें लगता है कि आगे है क्या, क्वेश्चंस ही हमने अटेम्प्ट नहीं किए, हमने देखे ही नहीं। एक लॉस होता है, एक रिग्रेट होता है ये कि चलो नहीं आता था मेरे को, ये क्वेश्चन आता ही नहीं था इसलिए छोड़ दिया। एक रिग्रेट सबसे बड़ा ये होता है कि मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा तक नहीं, मैं पढ़ भी नहीं पाया, हो सकता है वो क्वेश्चंस मुझे आते हो। तो इस रिग्रेट के साथ तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी अय्या पीजेड का जो एस्पिरेंट है वो निकले कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना है, उस टाइम को वॉच करना है, उसका ध्यान रखना है, और साथ साथ अपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी कि मेरा जो टाइम है वो नहीं मैच हो पा रहा मेरा, तो जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनको अभी के लिए छोड़ देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मेरे पास कम टाइम है, तो फटाफट आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि उसमें आपको दिखता रहेगा क्वेश्चन में, स्क्रीन में, कि कितने आपने अटेम्प्ट कर लिए, कितने आपने कौन सा अनअटेम्प्टेड है, तो उसका टेंशन नहीं है आपको। ठीक है। दूसरी चीज, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चलना। जो आपको लग रहा है 100% मुझे आता ही नहीं है, ये तो मेरे को आते, उसको आप छोड़ दो। बाकियों को जिनमें आपको लग रहा है 50-50 डाइसी है, उनको रिव्यू के लिए छोड़ देना। रिव्यू मतलब वहां पे ऑप्शन होता है वो येलो बन जाएगा, तो अटेम्प्ट कर दो उसको। आपको लग रहा है कि ये डाइसी है, उसको अटेम्प्ट कर दो, जो भी आपका फर्स्ट कॉन्शियस कह रहा है, क्योंकि हमारा जनरली फर्स्ट कॉन्शियस जो आंसर कहता है वो ठीक होता है। ठीक है, बाद में हम उलझते हैं। जो भी आपका फर्स्ट कॉन्शियस कह रहा है उसको अटेम्प्ट करके वहां रिव्यू के लिए छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, लास्ट में उसको देखेंगे। तीसरी चीज, जब आपको लगा टाइम कम है, टाइम कम लग रहा है, तो लेंदी क्वेश्चन आया स्टेटमेंट वाला, उसको अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो 5 मिनट ले जाएगा। आप आगे बढ़ो, पेपर देखना है अभी पूरा मुझे, क्योंकि हो सकता है आगे ऐसे क्वेश्चंस हो जो मेरे को 100% आते हैं, मुझे वो स्कोर बनाना है पहले। जहां आपका स्कोर सिक्योर हुआ, डन हुआ, उसके बाद आप पीछे चलो, जो आपने छोड़े थे, जो छोड़े थे उनको पहले अटेम्प्ट करना है, लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है जो आपने रिव्यू के लिए छोड़े थे। उसके बाद क्या करना है, रफ शीट मिलती है हमें, सेकंड पॉइंट, रफ शीट मिलती है हमें, जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनका रफ शीट पे आंसर बना लेना कि ये वाला ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे आंसर बना लोगे, फिर उसमें इजी होता है ढूंढना। क्यों? क्योंकि फिर उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो आपने जो आंसर बना लिया अपनी रफ शीट पे, उसको मैच करके तुरंत टिक करना है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स वाले को 1 ठीक है लिख दो, 1 ठीक है, क्योंकि फिर ऑप्शंस में ढूंढोगे तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट चीज, पेपर से पहले ही वॉशरूम यूज कर लेना, क्योंकि वॉशरूम्स क्या होते हैं, ये पर्सनली मेरे साथ हुआ था। वॉशरूम्स वहां वो होते हैं बड़े हॉल्स, बड़े हॉल्स में दूर जाके वॉशरूम होता है। मेरे खुद 8 मिनट्स वेस्ट हुए थे पेपर में वॉशरूम यूज करने के लिए। नेक्स्ट चीज क्या होती है हमारे साथ, हम जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो जनरली हम ये स्कोप रखते हैं कि लास्ट में टाइम बचेगा तो हम लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, और हम बीच में छोड़ते छोड़ते चल रहे हैं। उसका मैंने ये सोल्यूशन बताया कि हमें रिव्यू के लिए छोड़ना है। ये पॉइंट सबको नहीं पता होता कि वहां पे रिव्यू का ऑप्शन होता है। रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप रिवाइज कर लो। इसीलिए उसको बोल रही हूँ कि आप अटेम्प्ट करके छोड़ देना, अटेम्प्ट करके रिव्यू के लिए छोड़ देना, कि अगर बाद में टाइम मिला तो हम इसको रिव्यू करेंगे पेपर को। पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है, इधर उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई स्कोप नहीं होता। सबके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि इधर उधर से कुछ स्कोप है, तो कोई स्कोप नहीं है। जो करना है आपको करना है अपने पेपर के साथ। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन डॉक्टर साहब। ये जो आपने लास्ट में बोला ना कि उधर इधर नहीं देखना, कोई स्कोप नहीं है, कोई इसी पे स्कोप फोकस नहीं करना, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। अच्छा, फर्दर चलते हुए मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या AIPGT या पीजी का क्या इम्पोर्टेंस वैल्यू है, मतलब वाई पीजी? बिल्कुल, अगर वाईपीजी कुछ लोग हमसे ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो अलग सोच रखते हैं कि पीजी करनी क्यों है, इतना स्ट्रेस क्यों है ना, क्यों लेना है बिल्कुल। वाई पीजी? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि
जो प्लेन यूजी वाले भी हैं वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में तो अपने आप में पावर है, आपके पास आयुर्वेद टैग लगा हुआ है तो वो अपने आप में पावर है, यूजी हो या पीजी। लेकिन आज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। मतलब अगर मैं आयुर्वेद को चैलेंज तो कभी नहीं कर सकती, आयुर्वेद तो शाश्वत है, ठीक है, उसको कुछ वो अपने आप में एक पूर्ण वेद है। लेकिन आज की एरा को मीट करने के लिए हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं अगर, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी डिग्री। अगर हम ये सो कॉल्ड मॉडर्न वालों को देखें तो अगर वो भी प्लेन एमबीबीएस के पास नहीं जाएंगे, वो भी फर्दर देखेंगे, ऑर्थोपेडिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को, ऑब्स गाइनी को। तो उस मॉडर्न एरा को मीट करने के लिए हमें पीजी की डिग्री चाहिए। बाकी प्लेन मतलब आयुर्वेदा आपके नाम के आगे जुड़ गया है तो वही अपने आप में सफिशिएंट है, किसी से हम कम नहीं है, किसी से कुछ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट एक क्वालिफिकेशन को मीट करने के लिए, और ये तो हमारे आचार्यों ने भी बताया है कि जो जिसका संप्रदाय है वो उसको दे देना चाहिए। जैसे शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत को बताया, जब वो क्वालिफिकेशंस को मेंटेन कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हमें भी आज के टाइम पे उस क्वालिफिकेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो जिसका संप्रदाय है उसको वही मिलना चाहिए। तो जस्ट उस संप्रदाय में एंटर करने के लिए, उसको और डीप स्टडी करने के लिए, क्योंकि पढ़ते तो सब है, लेकिन जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूं, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग में बीएमएस में भी मैंने पढ़ा है, लेकिन इन 3 साल में प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग में मैंने डीप स्टडी की, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, उसकी एक एक चीज को गहराई से पढ़ाई की। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को संहिता में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को ड्रग्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को रस औषधियों में इंटरेस्ट हो सकता है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आने वाले 3 साल में मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, जिसकी तरफ मैं अपनी लाइफ को लेके जाऊंगा, उसके लिए हमें पीजी करनी है। बाकी और कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कि मुझे अपनी लाइफ में आयुर्वेद का कौन सा टॉपिक उतारना है, उसके लिए मुझे पीजी करनी है। ऑल्सो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने बताया स्पेशलाइजेशन तो है, और आज के टाइम में और आने वाले टाइम में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं ऑलरेडी हेल्थ को लेके। फर्दर पैसा भी है, पीजी के बाद पैसा है, पीजी के बाद एक सिक्योर फ्यूचर है। आप असिस्टेंट बने, एसोसिएट बने, एचओडी बने, प्रिंसिपल बने, तो वो जो एक पैकेज डिसाइडेड है पर एनसीआईएसएम रूल अगर कॉलेज वाले दें, तो अगर वो पैसा है तो वो भी अच्छा है। तो ये तो हमारा ड्रॉबैक है कि कॉलेज वाले देते नहीं ना एनसीआईएसएम का। इन दी एंड मनी मैटर्स, बिल्कुल, से पैसा सिक्योर है। हाँ, आजकल के बच्चों को पैसा ज्यादा चाहिए, तो पैसा सिक्योर है, पीजी के बाद आपको फुल पे मिलता है और यू आर इक्वली एलिजिबल, जितना उधर इतना इधर। क्योंकि जनरली इस पॉइंट पे आके बच्चे कंपेयर करते हैं कि क्या हमें भी उतना मिलेगा जितना उधर मिलता है। बिल्कुल मिलेगा, गवर्नमेंट के नॉर्म्स और एनसीआईएसएम के नॉर्म्स सेम है, वहां आपको कुछ कम ज्यादा नहीं है, तो आप इक्वली एलिजिबल हो उतने के, और कहीं कहीं तो प्राइवेट सेक्टर में उनसे ज्यादा ही हो। फर्दर सेशंस रखेंगे हम करियर स्कोप्स में। Next session we will do on this topic as well. बिल्कुल करियर Dr. स्कोप। Kabir is asking, ma'am, I am pursuing BMS now. I am in my first prof. What are the advantage of doing MS चल रहा? अभी फाइनल ईयर में आओ और then you'll get to know. Dr. Kabir, अभी फर्स्ट ईयर में हो, just focus on your syllabus and on your college life. Both are important अभी फर्स्ट और सेकंड थर्ड प्रॉफ में। थर्ड प्रॉफ से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, खुद पता लग जाएगा। बाकी मुझे फॉलो करके रखना, सारी चीजें मिल जाएंगी। डॉक्टर ली, मैम प्लीज एक्सप्लेन अब्रॉड स्कोप फॉर आयुर्वेद। ओके, विल अपलोड रील ऑन दैट। टुडेज टॉपिक इज AIPGT, राइट? ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये रहेगा। सबसे ज्यादा अभी के बच्चे, मेरी 4-5 लोगों से बात हुई, तो दे वर लाइक कि मैम अभी हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, हम पारिक लगा रहे हैं, तो क्या ये पर्टिकुलर टाइम परफेक्ट है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए?
लगाने के लिए दिन में 4-4 5-5 पेपर? देखो अभी वही मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर्स आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लगाना चाहिए। लेकिन अब जो टाइम है, अभी तक पहले तक हम क्वेश्चन आंसर्स लगा रहे थे पढ़ने के लिए कि हमें पता चलेगा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक से। अब जो टाइम है वो आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाना है दूसरे पर्सपेक्टिव से। आपको टाइमर ऑन करना है और फिर वो पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप हॉल में बैठे हो, ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। ठीक है, ये जो टाइम मैनेजमेंट में मैं बार बार कर रही हूँ, ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे कि हाँ मैडम ने टाइम मैनेजमेंट बोला था, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप टाइमर ऑन करो फोन में और अपना क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट करो 120 क्वेश्चंस का। अभी टॉपिक वाइज कि मैं इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करूंगा, या अभी उसका टाइम नहीं है, या तो PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स उठाओ और उनको लगाओ, या फिर IRPG के जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, उनको उठा के करो, लेकिन टाइमर के साथ। नेक्स्ट चीज जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, अभी जो आपके पास दिन है उसमें आप क्या क्या चीजें जो सुपरफिशियली कर सकते हो वो करनी चाहिए। ठीक है, देखो नंबर 1, कौन सा स्थान आपको अभी, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं आप बंद करके बैठ जाओगे, बुक्स आप टच करोगे, तो आप किसको टच करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टच करना है। चरक सूत्र स्थान सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और चरक चिकित्सा स्थान। ठीक है, इनसे 12-15 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं, चाहे वो कहीं से भी कोई भी टॉपिक से हो। हमें रिवीजन कैसे स्टार्ट करनी है, चरक सूत्र स्थान फटाफट फटाफट रिवाइज करना है, पूरा दिन 2 दिन इतना है नहीं हमारे पास टाइम। ठीक है, सुबह बैठो, और अभी अगर जो उठ सकते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट है, चीजें याद रहती है, तो इस टाइम उठना है। उस टाइम उठ के सबसे पहले संहिता अध्ययन करना है। ठीक है, वो चीजें याद रहेगी। संहिता अध्ययन करके कौन सा उठाना है, चरक सूत्र और चरक चिकित्सा। फिर अगर आप लोगों में से किसी के पास टाइम बचता है तो हम उठाएंगे सुश्रुत सूत्र के 1 से 30 अध्याय। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगर किसी के पास टाइम बचता है तो फिर हम उठाएंगे सुश्रुत का निदान और सुश्रुत का शारी। ठीक है, ये तो हुआ हमारा संहिता अध्ययन, जो हम 2 दिन में आराम से कर सकते हैं। जिसने सीरियस होकर स्टडी की होगी वो इस स्पीड पे आ गया होगा कि उसका सूत्र स्थान 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इन स्थानों को टच कर सकते हैं। फिर हमें क्या टच करना है रिवीजन के लिए, रस शास्त्र, महारस, उपरस, साधारण रस, इनके पर्याय, इनके योग और पारण, ये हमें टच करना है, क्योंकि इनसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके साथ साथ हमें रिसर्च और जीके की वीडियोस देखनी है, जो आजकल चल रहा है। अब लास्ट के 2-3 दिन में, क्योंकि पेपर बन गया बच्चों, पहले जो इस महीने हुआ है वो मैटर नहीं करता, जो इस महीने चीजें हुई है या लास्ट मंथ चीजें हुई है वो मैटर नहीं करेगी, वो पेपर में आएगा ही नहीं। आपको मेन फोकस करना है जो अप्रैल मई जून इनमें हुए हैं इंसिडेंट्स। ठीक है, कौन कौन से समिट्स हुए हैं, कौन कौन से MOUs फाइल हुए हैं, क्या नई कोई योजना आई है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयुष में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब, योगा डे की थीम वो पूछी जाती है, योगा डे की थीम कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, उसमें एक इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में, उसमें इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बैठे हुए थे, तो उसमें पूछा हुआ था ये कौन सी लोकेशन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, द्रव्य गुण में ड्रग की फोटो, चित्रक की फोटो दे दी थी एक बार और पूछा था उसकी फैमिली क्या है, तो क्वेश्चन को उस वे में पढ़ना है आपको अब। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो मैंने भी अपनाया था अपने टाइम पे और जो मैं सब एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ, पेपर से 24 घंटे पहले आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, सब बंद कर देना है। ठीक है, मेडिटेट करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मेडिटेट, कुछ याद करने का भी ट्राई नहीं करना माइंड में कि मैं ये याद कर लेता हूँ, हम सोचते हैं कि ये याद कर लेता हूँ, नो, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ मेडिटेट करना है, फोकस करना है इधर, कुछ नहीं पढ़ना और सात्विक आहार खाना है। ठीक है, रात को 7 बजे खाना खा के
और खाना भी बिल्कुल हल्का खाना है, ताकि सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि वेग रहेगा तो वात प्रकोपित रहेगा, वात प्रकोपित रहेगा कहीं भी ध्यान नहीं लगेगा, रज और तम बढ़ेगा, ये तो हम सब पढ़ के आए हैं। रज और तम बढ़ेगा तो सत्व कम होगा और पेपर अच्छा नहीं जाएगा। हमें क्या करना है, लघु आहार खाना है, वात को शमन रखना है, वात शमन रहेगा, सत्व बढ़ेगा, पेपर अच्छा जाएगा। डॉक्टर नीलम पवार पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई हैव डन माय बीएमएस इन 2022। मेरा पीजी में नहीं हो पा रहा और मैं गायनी प्रैक्टिस करती हूँ, तो पीजी के अलावा किस गायनी में कंटिन्यू करूँ? बेटा, इसके लिए एनआईए से कोर्सेज होते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन प्रैक्टिस ऐसे भी। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको एमएस के बाद, एमएस गायनी के बाद जो स्पेशलाइजेशन मिलती है वो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मल गायनी तो यू कैन प्रैक्टिस राइट नाउ आफ्टर बीएमएस एज वेल। मिस्टर प्रभात आयुर्वेद पूछ रहे हैं, मैम मैं थर्ड राउंड में लालच में मोस्टली क्वेश्चन कर देता हूँ, वही डॉक्टर साहब ने बताया, हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट टाइम। डॉक्टर ली बोल रही हैं, शुड वी अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन और ओनली कंफर्म क्वेश्चन? देखो, अभी जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो सैंपल पेपर्स, उसमें तो सब करते जाओ, पता चल जाएगा कौन सा गलत है कौन सा नहीं। लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे एक्चुअल वाला, उसमें अगर 100% नहीं आता उसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, फुल नंबर नहीं लाने मुझे, ठीक है। उस लालच में क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी वो मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी, उससे बचना है। तो 100% नहीं आते तो ड्रॉप कर दो क्वेश्चंस। लेकिन जो क्वेश्चन डाइसी लग रहा है, तो उसमें जो फर्स्ट कॉन्शियस कह रहा है उसको टिक करके रिव्यू करके छोड़ दो, उसको टिक कर दो और रिव्यू पे डाल के छोड़ दो, टाइम बचेगा तो हम वापस आएंगे उस क्वेश्चन पे। ठीक है डॉक्टर साहब, लेट्स एंड दिस लाइव। इट बिल्कुल वाज नाइस टॉकिंग टू यू। जो हम बातें करते रहते हैं, मैं चाहती थी आज बच्चों को भी पता लगे, कुछ अच्छा सीखने को मिले। बहुत ही बिल्कुल नॉलेजेबल सेशन था। फर्दर अगर बच्चे बोलेंगे कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके साथ लाइव चाहिए, विल गो लाइव अगेन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द फ्यूचर ऑफ बीएमएस एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया, अपना टाइम देने के लिए। अच्छा, मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है। आपने आयुर्वेद की मेडिसिन खाई बुखार में? बिल्कुल भाई, मैं क्या प्योर खाया? आयुर्वेद को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे वायरल इन्फेक्शन था थोड़ा, ऐसा था कि 2-2 घंटे में रिलैप्स हो रहा है, तो मैंने त्रिभुवन कीर्ति रस खाया। जनरली हम संजमनी वटी लेते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल फीवर होता तो उसमें काम करता बिल्कुल, लेकिन मैंने त्रिभुवन कीर्ति रस खाया। सुबह मेरी लिटरली आवाज भी नहीं निकल रही थी, और अभी मैं आपको जो भी दिख रही हूँ वो त्रिभुवन कीर्ति और लक्ष्मी विलास रस के रिजल्ट के कारण ही दिख रही हूँ। मैंने कल आपको एक और चीज बोली थी। किस चीज के लिए? जब मैं कह रही थी ये शायद वायरल हो सकता है, आपको ये लेना चाहिए, गिलोय घनवटी। हाँ, आपने गिलोय घनवटी बोला था। वो भी लीजिए। बिल्कुल, और अभी लेती हूँ। चलिए, लघु आहार खाने का टाइम हो गया है, मैं भी जस्ट कॉलेज से अभी आई थी। ओके, मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर रिया। मिलते थैंक यू रहेंगे सो लाइव पे मच। भी और मिलते हैं कॉलेज पे भी। थैंक यू।